नमस्कार, मैं प्रभात। दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त कुछ चल रहा है। वो सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं है जहां एक आदमी 20 दिन से भूखा बैठा हुआ है। नाम है सोनम वांगचुक। आज इसी प्रदर्शन की परतें हम खोलेंगे, समझेंगे कि सरकार के पास ऐसे कौन से कानून हैं जिनसे वो जब चाहे किसी को भी उठा सकती है। समझेंगे कि मणिपुर की उस महिला की कहानी जो 16 साल तक बिना कुछ खाए अनशन पर बैठी रही, और समझेंगे कि सोशल मीडिया पर इस आंदोलन को दो अलग अलग नज़रियों से देखा जा रहा है। बहुत सारे लोग सोनम वांगचुक के सपोर्ट में हैं, तो बहुत सारे लोग कॉकरोच जनता पार्टी के क्रियाकलाप पे सवाल उठा रहे हैं। इन सब में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से आम लोगों से ज़्यादा राजनीतिक पार्टी से उन्हें समर्थन मिल रहा है, तो इसी को लेकर लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं। हम उन सब सवालों का जवाब भी समझेंगे। और अभी तक के हाल में यही खबर है कि आमिर खान ने भी अपना पलड़ा झाड़ लिया है कि 3 इडियट मूवी सोनम वांगचुक के ऊपर नहीं थी। सोनाक्षी सिन्हा का बयान सामने में आया है, वो सोनम वांगचुक को सपोर्ट कर रहे हैं। और चलिए एक एक करके हम इन सब चीज़ों को समझेंगे। आज हम इसी प्रदर्शन की पर्दे खोलेंगे, समझेंगे कि सरकार के पास ऐसे कौन से कानून हैं जिनसे वो जब चाहे किसी को भी उठा सकती है। समझेंगे मणिपुर की उस महिला की कहानी जो 16 साल तक बिना कुछ खाए अनशन पर बैठी रही, और समझेंगे कि सोशल मीडिया पर इस आंदोलन को लेकर दो अलग अलग नज़रिए क्यों बन गए। चलिए शुरू करते हैं। हम पहले बात करते हैं कि सोनम वांगचुक को किस तरीके से गिरफ्तार किया जा सकता है। पहले सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को समझ लीजिए। इससे पहले जो सोनम वांगचुक गिरफ्तार हुए थे, सितंबर 2025 में लद्दाख में हिंसक प्रदर्शन हुए थे, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद सोनम वांगचुक पे NSA लगा था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के तहत उन्हें हिरासत में लिया गया था। ये कोई मामूली कानून नहीं था। NSA सरकार को ये अधिकार देता है कि वो बिना ट्रायल के, बिना अदालत, बिना मुकदमा चलाए किसी को भी वो 12 महीने तक हिरासत में रख सकती है, सिर्फ इस आधार पर कि सरकार को लगता है कि वो व्यक्ति देश की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा बना हुआ है। वांगचुक करीब 6 महीने तक सोनम वांगचुक करीब 6 महीने तक जोधपुर की जेल में रहे। उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस याचिका दाखिल की। आखिरकार गृह मंत्रालय ने उनकी खत्म कर दी। अब आते हैं कि दूसरे कानून पर जो सीधे अनशन से जुड़ता है। अभी हाल ही दिनों में एक कानून में संशोधन किया गया है, उसे हम थोड़ा समझेंगे। पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 309 थी, आत्महत्या की कोशिश करना अपराध माना जाता था। ये कानून 30 जून 2024 तक ही लागू है। 1 जुलाई 2024 से नया कानून सामने में आया, न्याय संहिता यानी BNS। इसमें आत्महत्या की कोशिश को आमतौर पर अपराध नहीं माना गया है, लेकिन एक शर्त के साथ, अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी अधिकारी को उसका कानून काम करने से रोकने के लिए या मजबूर करने के लिए उनके सामने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो ये धारा 226 के तहत अपराध है। यह अपराध की श्रेणी में आता है। उन्हें 1 साल तक की कैद या जुर्माना दोनों साथ में हो सकता है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा आसान भाषा में समझेंगे। मान के चलिए कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक वहाँ पे अनशन किए हुए हैं, 20 तारीख को वो लोग बात करेंगे सांसद भवन के पास में जाएंगे। अगर ऐसे ही में कुछ और हिंसक घटनाएं घटती है तो सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया जा सकता है, ये कहकर कि सरकारी काम में ये बाधा डाल रहे हैं और लोगों को बरगला रहे हैं। ये जो तैयारियां सरकार ने पहले ही कर दी थी 2024 में ही, उस टाइम में लोगों के बीच इस कानून के बारे में बात नहीं हुई थी। आज उसी कानून का सरकार फ़ायदा उठा सकती है। यानी अगर कल को कोई कहे कि किसी अनशनकारी को हटाने के लिए ये धारा इस्तेमाल हो, तो ये दावा पूरी तरह गलत नहीं है। कानून की किताब में यह प्रावधान है, लेकिन ये लगेगा या नहीं इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रशासन इसे किस नज़रिए से देखता है। अब हम बात करेंगे कि उस मणिपुर की महिला जिनका नाम था इरोम शर्मिला ऐसी लड़ाई लड़ रहे थे जिसे शायद आज की पीढ़ी को शायद पता नहीं होगा, या जिन्हें पता होगा वो भी अब भूल चुके होंगे। थोड़ा सा इनकी कहानी को समझिए।
यह कहानी है नवंबर 2000 की। मणिपुर का एक कस्बा है मालोम। सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 10 बेगुनाह लोग मारे गए। मरने वालों में एक 62 साल की बुजुर्ग महिला भी थी और एक 18 साल का लड़का। इस घटना ने 29 साल की एक युवती को अंदर से हिला दिया। उनका नाम था इरोम चानू शर्मिला। इस घटना को देखकर उन्होंने फैसला किया कि जिस कानून के तहत 10 निर्दोष लोग मारे गए हैं उस कानून का विरोध करना चाहिए और इसके लिए वो अनशन पर बैठ जाते हैं। उन्होंने फैसला लिया कि जब तक पूर्वोत्तर राज्यों में अस्पा कानून लागू है, यानी सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, जब तक ये अधिनियम नहीं हटेगी तब तक वो अन्न को छुएगी नहीं, अन्न को नहीं खाएगी। और फिर जो हुआ वो दुनिया की सबसे बड़ी भूख हड़ताल कहलाई। दुनिया की सबसे बड़ी भूख हड़ताल 16 वर्षों तक वो खाना नहीं खाई थी। नवंबर 2000 से अगस्त 2016 तक तकरीबन 16 साल, इतने लंबे समय तक वो सिर्फ तरल पदार्थों पर जिंदा रही। उन्हें आयरन लेडी ऑफ मणिपुर भी कहा जाता है। 16 साल बाद बिना कोई ठोस जवाब मिले उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया। 2017 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा। मणिपुर विधानसभा चुनाव में वो चुनाव लड़ी, लेकिन जब वो चुनाव लड़ी 16 साल के अनशन के बाद पूरे देश में इसकी चर्चा हुई, मणिपुर में चर्चा हुई। और वो अनशन पर क्यों बैठी थी? अस्पा कानून के लिए, जिसमें 10 आम लोगों की जान गई थी। उस कानून के विरोध के लिए ये अनशन पर बैठी थी। 16 साल अपने जीवन का अहम हिस्सा 29 साल की उम्र से लेकर वो 16 साल तक वो अनशन पर बैठे। जिस उम्र में लोग अपनी ज़िंदगी जीते हैं उस उम्र को उन्होंने अपने राज्य के लिए दिया और वो चुनाव लड़ती है। आपको सुनकर जानकर ये काफ़ी हैरानी होगी कि उन्हें इस बलिदान के बाद कितना वोट मिलता है। जरा सोचिए कि वो हार तो जाती ही हैं, लेकिन लाख छोड़िए, हजार छोड़िए, 100 वोट भी नहीं मिले उन्हें, महज सिर्फ 90 वोट मिले। जरा सोचिए 16 साल का संघर्ष और चुनाव में सिर्फ 90 वोट। ये क्या सिखाता है, ये क्या समझाता है कि अनशन से सरकार पर दबाव तो बन सकता है, लेकिन वो दबाव राजनीतिक समर्थन में नहीं बदल सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि इरोम शर्मिला और सोनू वांगचुक की लड़ाई की प्रकृति अलग है, पर तरीका एक ही है। उन्होंने भी अपने शरीर को ही अपना हथियार बनाया था सरकार से सवाल पूछने का और सरकार को गिराने का। और यहाँ भी सोनू वांगचुक भी यही कर रहे हैं कि सरकार पे दबाव बने, और ये सोनू वांगचुक इससे पहले भी कर चुके हैं और जिसका नतीजा पहले भी कुछ नहीं निकला था। और इस बार वो दिल्ली में आके कर रहे हैं। और ये मणिपुर की महिला के बारे में आप समझ लीजिए कि लोग कितना जुड़ पाते हैं इन अनशन से। 16 साल जो महिला अनशन पर बैठी और वो चुनाव लड़ती है तो उन्हें महज 90 वोट मिलते हैं। ये अब थोड़ा सा समझते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में कितना लोग अनशन से जुड़ पाते हैं। आम जन क्या सोचते हैं, लोगों की क्या मानसिकता होती है। अब हम चलते हैं कॉकरोच जनता पार्टी। ये पार्टी शुरू हुई, कॉकरोच जनता पार्टी 20 जून से इसकी शुरुआत हुई। एक व्याख्यात्मक तरीके से कथित तौर पर CJI सूर्यकांत जी की एक टिप्पणी के जवाब में, जिसे बेरोजगार युवाओं को लेकर कॉकरोच जैसी बात कही गई। इसी पे कुछ युवा आक्रोशित हुए और CJ और कॉकरोच जनता पार्टी की नींव डली। पहले इंस्टाग्राम पे डली, इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना और इसको ऊपर लोग फॉलो करने लगे। लोगों को लगने लगा कि CJI सूर्यकांत की टिप्पणी से लोगों में आहत हुई है, युवा काफ़ी बेहद आहत है और ये लोग इतने सारे फॉलो अचानक हो गए। और उस कॉकरोच जनता पार्टी की सबसे पहले डिमांड यही हुई कि धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा होना चाहिए। और तब से कॉकरोच जनता पार्टी इंस्टाग्राम से अब जंतर मंतर पे आ चुकी है। अब सोनू वांगचुक तमाम पार्टियों का समर्थन मिल रहा है। आप लोग तमाम ये 6 जून को सोनू वांगचुक इस प्रदर्शन में शामिल हुए। 28 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर वो बैठ गए। मांग एक ही है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। नीट जैसी परीक्षाओं में कथित
तौर पे पेपर लीक और गड़बड़ियों को लेकर सवाल। आज उनकी भूख हड़ताल का 20वां दिन है। वजन 9 किलो अभी तक गिर चुका है। डॉक्टरों ने ऑर्गन फेल होने की चेतावनी भी दी है। कोर्ट ने प्रशासन को उनकी सेहत की रोज निगरानी करने का आदेश भी दिया है। वही कोर्ट जिसके एक बयान के चलते ये पार्टी खड़ी हुई और वही कोर्ट उनके सेहत को लेकर सरकार को आदेश भी दे रही है। अब इसी सब के बीच सोशल मीडिया पे दो तबका बढ़ चुकी है। एक तबका सोनम वांगचुक के साथ खड़ा है। उन्हें एक ईमानदार शिक्षाविद और सुधारक के तौर पर देखा जा रहा है। जो छात्र इन परीक्षा लीक से आहत है वो कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक पे उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो छात्रों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरा तबका सवाल उठा रहा है कि प्रदर्शन स्थल पर लगने वाले नारों को लेकर धार्मिक और राजनीतिक झुकाव वाली नारेबाजी को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं के वहां पहुंचने को लेकर जो इन पार्टी पे सवाल उठा रहे हैं, उनका सीधा सा कहना है कि एक साफ सुथरा जन आंदोलन एक राजनीतिक मंच में बदल रहा है। तर्क की वजह अब भावना मंच में बदल रहा है। अब तर्क की जगह पर लोग भावनाओं में बह रहे हैं। कोई इन चीज के कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक के लेकर भावनाओं में इसका समर्थन कर रहे हैं। कितने लोग अब ये देख रहे हैं, बहुत जो ज़्यादा बड़ा तबका है वो वहाँ पे जो पॉलिटिकल नारे लग रहे हैं, राजनीतिक पार्टी पहुंच रही है, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, डिम्पल यादव हो या महाराष्ट्र राहुल गांधी की आने की बातें चल रही है। जैसे कुछ लोग अपनी बातों को रख रहे हैं अपनी तरीके से। ये सब चीज़ जब सोशल मीडिया पे आनी शुरू हुई तो ये पार्टी दो धारा में बढ़ गई। अपने नज़रिया से लोग इसे देखने लगे। एक जायज़ मुद्दा परीक्षा प्रणाली की गड़बड़ियाँ और छात्रों की पीड़ा और साथ ही हर बड़े आंदोलन की तरह इसमें भी अलग विचारधाराओं के लोग अपने एजेंडे के साथ जुड़ने लगे। दोनों बातें एक साथ सच हो सकती है। अब थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान है कौन। धर्मेंद्र प्रधान अभी शिक्षा मंत्री है और इससे पहले अगर हम बात करें तो 2014 से लेकर 2021 तक वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय उनके हाथ में थी। 7 जुलाई 2021 को उन्होंने शिक्षा मंत्रालय की कमान अपने हाथों में संभाली और आज तक इसी पद पर वो हैं। शिक्षा मंत्री बनने के बाद उन्होंने कई सारे बदलाव किए, नई शिक्षा नीति को बढ़ावा दिया, स्कूलों के पाठ्यक्रम में AI जैसी तकनीकों को शामिल करवाएं, 3 से 30 साल तक की उम्र के लिए मुफ्त और लचीला शिक्षा व्यवस्था की बात की। लेकिन अब उन्हीं के मंत्रालय के तहत परीक्षाओं में गड़बड़ियों के आरोप लग रहे हैं और मांग उठ रही है कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें अपनी इस्तीफा देना चाहिए। अभी देखिए कि उनके पेट्रोलियम मंत्रालय छोड़ने के बाद अभी E20 पे इतने सारे एलिगेशन लग रहे हैं और जब वो शिक्षा मंत्री नहीं थे तो कितनी बड़ी घोटाला हुई थी वो भी हम आपको बताएंगे। अब सीधा और सरल सवाल ये है कि रेलवे में इतनी चोरियां हुई, अभी कम्बल वगैरह चोरी हुई, तो क्या इससे रेल मंत्री को भी इस्तीफा मांगना चाहिए? मणिपुर में जो कुछ हुआ इसके लिए क्या गृह मंत्रालय से भी इस्तीफा मांगना चाहिए? E20 पेट्रोल में जो मिलावट की शिकायतें आ रही है, क्या हरप्रीत पुरी जो पेट्रोलियम मंत्री है उनसे भी इस्तीफा की मांग होनी चाहिए? एक आम नागरिक की नज़र से अगर देखें तो हर मंत्रालय में कभी न कभी कोई ना कोई बड़ी गड़बड़ियाँ हमेशा दिखती ही रहती है। ये सिर्फ भाजपा सरकार की बात नहीं है, कांग्रेस के शासनकाल में भी ऐसा ही होता आया है। सतत चाहे किसी की भी हो, जवाबदेही का यही ढीला ढांचा लगभग हर एक जगह एक जैसा ही दिखता है हर एक पार्टी में। हाँ, दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे इस्तीफे एक अलग संस्कृति देखने को मिलती है। जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में मंत्री की छोटी मोटी चूक या विवाद पर भी उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें अपने पद से छोड़कर इस्तीफा देना पड़ता है। भारत में ये संस्कृति उतनी अभी मजबूत नहीं बन पाई है, लेकिन ये कहना है कि भारत में बेईमानी और देशों में पूरी ईमानदारी है,
ये भी एक अति सरलीकरण होगा, ये भी सही नहीं है। हर व्यवस्था की अपनी सीमाएं हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जहाँ जवाबदेही की एक परंपरा बन चुकी है जो हमारे यहाँ अभी तक नहीं बनी है, चाहे किसी की भी सरकार हो। आप कोई भी सरकार उठा के देख लें, आपको इतनी आसानी से इस्तीफा किसी भी सरकार में कितनी भी गड़बड़ियों के खिलाफ नहीं मिली। बहुत सारे नेताओं पे एलिगेशन लगे। अब बात करते हैं कि शिक्षा व्यवस्था की, तो उस हिस्से की जिसे लेकर छात्रों में सबसे ज़्यादा गुस्सा है, जिसे लेकर छात्रों को सच में गुस्सा है, वो व्यवस्था क्या है वो समझिए। अगर आपको लगता है कि परीक्षा में कोई सवाल गलत है तो आपको उसे चुनौती देने का अधिकार मिलता है, लेकिन ये मुफ्त नहीं होता है। नीट, जेईई और यूजीसी नीट जैसी परीक्षाओं में हर एक सवाल को चुनौती देने के लिए आपको 200 रुपये का प्रोसेसिंग शुल्क देना पड़ता है और ये पैसा वापस भी नहीं मिलता है, चाहे आपकी बात सही हो या गलत हो। यानी अगर पेपर बनाने वालों से गलती हुई तो उसकी जांच का खर्चा भी छात्र के जेब से देना पड़ेगा। ये छात्रों का असली मुद्दा है। योजना के तहत प्रधानमंत्री के नाम से ये योजना का स्कीम चल रहा था और इसमें 4500 करोड़ की गड़बड़िया घोटाला हो जाता है, तो इस मुद्दे पे सरकार को घेरा जाना चाहिए। ये असली मुद्दे हैं और जब ये गड़बड़िया हुई, घोटाला हुई तो 2022 से पीछे शिक्षा मंत्री पे सवाल शायद उतने नहीं उठे जितने अभी उठ रहे हैं। कानून की किताब में ऐसे प्रावधान भी मौजूद है जिनसे किसी भी अनशनकारी पर कार्रवाई की आशंका बनी रहती है, चाहे वो बीएनएस की धारा 226 हो या एनएसए जैसी सख्त कानून। दूसरी, अनशन का रास्ता नया नहीं है। विरोम शर्मिला ने 16 साल दिए फिर भी बदलाव नहीं हो पाया। सोनम वांगचुक 20 दिन से भूखे हैं, आगे का रास्ता क्या होगा, इससे पहले भी वो अनशन कर चुके हैं। और तीसरी, हर आंदोलन में सवाल और समर्थन साथ चलते हैं। जवाबदेही और इस्तीफा की मांग जायज़ है, लेकिन उसे निष्पक्षता से हर पार्टी और हर मंत्रालय पर बराबर तराजू से तोलना चाहिए। क्या ये आंदोलन छात्रों की सच्ची लड़ाई या राजनीति का नया मंच इसे बनाया जा रहा है? आप अपनी राय, अपनी जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक के लिए जय हिंद, जय भारत।